फवाद एहसन साहब जैसे जो जयद कानूनदान हैं और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जजेस हैं वो इसके ऊपर वाज़े हैं। वो कहते हैं कि अगर 22 अप्रैल के बाद किसी वज़ीर ने कोई कागज़ साइन किया, अपने ऑफिस गए, उन्होंने कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज की, तो वो अपने आप को आर्टिकल 6 को लायबल करेंगे। ये वो इतना ही बड़ा जुर्म करेंगे जितना मुल्क में मार्शल लॉ लगाना है। मार्शल लॉ लगाना सीधा सीधा आर्टिकल 6 है। और ये जो लोग हैं वो अगर वो जाके ये करेंगे वो भी सीधा सीधा आर्टिकल 6 को हिट करेंगे। सो आज मैंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस अरसाल करें और नई निगरान हुकूमतों के लिए मुशावरत का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये हुकूमतें अप्रैल एंड के बाद दे विल सीज़ टू एग्जिस्ट, और पंजाब हुकूमत 22 अप्रैल के बाद दे विल सीज़ टू एग्जिस्ट। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज पार्लिमान ने एक मज़हका खेज़ करारदाद मंजूर की है। इस हफ्ते में अगर मैं जो हमारे इस्लामाबाद में दोस्त हैं जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कम्प्रिहेंसिव चार्ट हमारे सामने लेके आएँ। इस हफ्ते में जो 10 सेशन या 10 दिनों में जितने इजलास हुए उनमें कितने अरकान असम्बली ने शिरकत की। कल के इजलास में 4 लोग शामिल थे, उससे पहले एक दिन इजलास हुआ उसमें 8 लोग शामिल थे। आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है ये आपके सामने है, वो 42 लोगों ने उसके ऊपर दस्तखत किए। ये जो ऐवान है ये 372 का ऐवान है। 372 में से 42 लोगों ने ये रेजोल्यूशन जो है वो पास की। अब आप मुझे बताइए ये जो 42 लोग हैं इससे ये एक सीक्वेंस है, ये एक हमें बुनियादी तौर के ऊपर ये जो कर रही है हुकूमत, ये क्या कर रही है? हुकूमत बताना चाहती है जी आप सुप्रीम कोर्ट जो मर्ज़ी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम जो मर्ज़ी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं हैं। चूँकि हम जुल्म और जबर के साथ पाकिस्तान में हुकूमत कर सकते हैं, लिहाजा हम हुकूमत करते रहेंगे। बुनियादी झगड़ा तो हुकूमत से यही है हमारा, और तो कोई झगड़ा नहीं। अब देखिए इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर लॉ मिनिस्टर ने और अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया। उस एतराज़ के बाद ये कैबिनेट में लेके आए। कैबिनेट के अंदर इन्होंने एक जो है वो प्रोक्लेमेशन जारी की, एलामिया जारी किया। उस एलामिया में उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद करते हैं। आज से पहले कभी किसी कैबिनेट ने इस कदर गैर जिम्मेदाराना, इस कदर सिडिशियस और इस कदर अहमकाना एलामिया जारी नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान का आइन एक सेपरेशन ऑफ पावर्स की यानी तकसीम इख्तियारात के फार्मूले के ऊपर कायम है। तकसीम इख्तियारात का फार्मूला क्या है? पार्लियामेंट का एक अपना इख्तियार है, एग्जीक्यूटिव का अपना इख्तियार है और अदलिया का अपना इख्तियार है, और तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे को के जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हमारे आइन का आर्टिकल 68 भी यही कहता है कि आप फ़ौज के ऊपर और जजेस के कंडक्ट के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। अच्छा, अब जब इन्होंने ये रेजोल्यूशन वहाँ पे एलामिया जारी किया, एलामिया के बाद मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा कि ये वुज़रा जिन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको मुस्तरद करते हैं, वो आर्टिकल 204, आर्टिकल 190 और आर्टिकल 2A पाकिस्तान के आइन की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं और इन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी में हुए हैं। तो हमने कहा कि जी आप हमें नाम दे दें कि कौन कौन से वज़ीर थे जो कि इस एलामिया जारी करने में शामिल थे। सारे वज़ीरों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम तो शामिल ही नहीं थे। जिन वज़ीरों से हमने उनके ऑफिस से रब्ता किया, उनसे पूछा कि भाईजान आपके नाम से एलामिया जारी हुआ है, आप हमें बताएं आपने ये एलामिया जारी किया है। और बिलावल भुट्टो के ऑफिस ने कहा जी उन्होंने तो मीटिंग अटेंड नहीं की। इसी तरह से जो शहरी रहमान हैं उन्होंने कहा हमने मीटिंग ही अटेंड नहीं की, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है एलामिया से।
सो सारे वज़ीर भाग गए। फिर आज फ़ारूक हबीब ने सेक्रेटरी कैबिनेट को ये ख़त लिखा है और उनसे ये पूछा है कि जनाब आप बताइए कि उस वक़्त जो इजलास था उसमें कितने वज़रा शामिल हुए थे, ये एजेंडा जो है वो किस नंबर के ऊपर था, और आप हमें आके बताएं कि ये इसको साइन किसने किया था। इससे पहले इन्होंने क्या किया, इससे पहले ये नेशनल असम्बली में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने से 2 दिन पहले इन्होंने एक एलामिया और जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर अदम एतमाद किया है और हम बाइकआउट कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और चीफ जस्टिस साहब ने शुरू में ये कहा कि जनाब आप ज़रा अटॉर्नी जनरल साहब मैं तो खबरें पढ़ रहा हूँ आप बाइकआउट कर रहे हैं, तो आप कैसे अभी आर्गूमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं बाइकआउट किया। और जो हुकूमत है उसने तरले मिन्नतें करके अपने आर्गूमेंट्स दोबारा सुप्रीम कोर्ट में किए। उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बारी आई, नून लीग के वकील थे अकरम शेख साहब, पीपल्स पार्टी के फारूक नायक साहब और JUI के कामरान मुर्तज़ा, तीनों ने कहा कि जनाब हम आर्गूमेंट करना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ज़रा एलामिया अपना पढ़ लें जो जारी किया गया मीडिया को। इन सब ने वहाँ पे कहा जी ये मीडिया की मिस रिपोर्टिंग है, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, ये तो मीडिया कही जा रहा है, हमने तो नहीं बाइकआउट किया और हम तो जनाब ये प्रोसीडिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो उसके ऊपर कोर्ट ने कहा देखें आप लोगों ने एक बाकायदा एलामिया जारी किया है जो हर जगह छपा है, या तो आप लोग वापस जाएं और अपने क्लाइंट से पूछें कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है या नहीं है, और अगर एतमाद है तो आप उसकी तरफ से आर्गूमेंट कर सकते हैं ना, अगर उसको एतमाद ही नहीं है तो आप ज़ाती हैसियत में आपका बड़ा हमारा एहतराम है तो, लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे तो फिर हम आपको कैसे सुनेंगे। और आज जो तकरीरें हो रही हैं कि जी हमें तो सुना नहीं गया और फलाने को नहीं सुना गया, बुनियादी तौर के ऊपर मुझे यूँ लगता है कि एक तो पूरी इसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि मरियम नवाज़ ने एक जाल बछाया है, जिस तरह से जरदारी साहब ने पहले एक जाल बछाया था जिसके ज़रिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कराया था। आज मरियम नवाज़ जरदारी की एक बहुत अच्छे शागिर्द होने का सबूत देते हुए अपने चचा को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए जाल बिछा रही हैं, और इनका ख्याल सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो तौहीन अदालत में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, 5 साल के लिए नाअहल भी हो जाएंगे, पार्टी भी वापस मरियम को मिल जाएगी और चीज़ें भी उनकी ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये उनका अपना मसला है। अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अगर समझ अकल है तो वो समझ जाएंगे, समझ अकल नहीं है तो नहीं समझेंगे, ये तो बहरहाल उनकी अपनी मसला है। हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान के आइन के ऊपर अमल होना लाजमी। मुझे बड़ी खुशी है कि कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है। मुझे उम्मीद है कि उसमें ये तीनों चीज़ों इन चीज़ों के मामलात के ऊपर भी डिस्कशन होगी, और ये बात जो वज़ीर आज़म जो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बावर कराई जाएगी इदारों की तरफ से कि देखिए साहब, पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के आइन से मुंसलिक हैं, पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के आइन का एहतराम करते हैं, और हमने पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का हलफ उठाया हुआ है। हमने किसी सियासी जमात के सियासी मुफादात को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का हलफ नहीं उठाया हुआ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 175 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के आइन की मुहाफ़िज़ है, और अगर आपको फ़ैसले से इख्तलाफ है तो उसका एक कानूनी तरीका ये है कि आप जाके नज़र षानी की अपील नज़र षानी फ़ाइल कर देंगे, रिव्यू फ़ाइल कर देंगे, और इंतज़ार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या फ़ैसला कर सकती है। ये कहना कि बेंच 2 का हो या 6 का हो या 8 का हो या 10 का हो, फोरम शॉपिंग में नहीं कर सकता। एज अ क्लाइंट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती चीफ जस्टिस को कि आप लाजमन ये बेंच बनाएं और इसमें ये जज होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। और आज जिस तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस तरह से आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया है, आज 6ठा दिन है और मैं देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आइन पाकिस्तान सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड कर रहा है, और पूरी कौम जो है, रात को भी आपने देखा
عمران خان کی ایک اپیل کے اوپر. لیکن یہ تحریک انصاف کا جھگڑا نہیں ہے. یہ تو دیکھیں یہ ہر پاکستانی کا ایک جھگڑا ہے, ایک پریروگیٹو ہے کہ مجھے یہ بینچ 2 ہو یا 4 ہو یا 6 ہو, یہ میرا آپ کا پرابلم نہیں ہے. ہمارا تو صرف ایک پرابلم ہے کہ بھائی اسمبلی نہیں ہے, 90 دنوں میں الیکشن ہونا چاہیے. 90 دنوں میں نہیں ہوتا تو چلیں ہفتہ آپ نے آگے کر دیا, وہ بھی غلط ہے. ویسے میرا سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف ہے, 90 دنوں سے بھی آگے نہیں جا سکتے تھے. لیکن سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ہر دفعہ صحیح ہو, بٹ سپریم کورٹ فائنل ہوتی ہے. سو اس لیے آپ کو ہر فیصلہ جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے. دیکھیے میری نظر میں پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے یہ بات باور کروائیں وزیر اعظم کو, ان کی سیاسی جماعت کو, کہ پاکستان کے آئین مقدم رہے گا. پاکستان کے عوام, مملکت پاکستان کے عوام سب سے اہم ہے, ان کا رائٹ آف ووٹ سب سے اہم ہے. حکومت آئیں بائیں شائیں نہیں کر سکتی, آئین کے مطابق عمل درآمد ہونا ہے. حلف جو تمام لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے پرزرو اور پروٹیکٹ کرنا ہے کانسٹیٹیوشن کو, اور یہ بحران کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر حکومت اسی ضد میں رہی کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے, ہم نے سپریم کورٹ کو نہیں ماننا, تو دیکھیے پھر بڑی سیدھی بات ہے, ہم ایک بڑی تحریک کے لیے تیار ہیں. پہلے تو چونکہ آئین ہے, قانون ہے, ہمیں اس کے دائرے میں رہنا ہوتا ہے. جب ایک آئین ہی ختم ہو جائے گا تو پھر تو ہر شخص کی اپنی مرضی ہوگی کہ وہ احتجاج کا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے. لہٰذا ضروری ہے, اور ایک جس طرح کل خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے, عمران خان نے کل یہ کہا کہ یہ جس طرح سے 1970 میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور فوج کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لایا گیا, پاکستان 2 لخت ہو گیا. ہم قطعی طور کے اوپر اپنی فوج کے ساتھ, اپنے فوجی جو ہمارے سربراہان ہیں ان کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ, ہم کسی کنفرنٹیشن کے حق میں نہیں. ہمیں پوری امید بھی ہے, ہمیں ان سے توقع بھی ہے. پاکستان کے آئین کو, پاکستان کی سوورینٹی کو اور پاکستان کے آئین میں دیے گئے حلف کو انشاءاللہ تعالی تمام ادارے اور سربراہان اس کا پہرا دیں گے, اور پاکستان اس بحران سے نکلے گا. اور اکنامک بحران سے نکلنے کے لیے پاکستان کا سیاسی بحران سے نکلنا ضروری ہے, اور یہی وہ امید ہے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ کل قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے اس کی توقع کریں. تھینک یو. سر یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کے جو رہنما وزیر ہیں وہ بڑے اعتماد ہے کہ الیکشن 14 کو بھی نہیں ہوں گے, اور اکانومی ایمرجنسی کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. آئینی طور پہ, قانونی طور پہ کیا آپ سمجھتے ہیں ایمرجنسی لگ سکتی ہے, نہیں لگ سکتی؟ اس کے اوپر دیکھیں یاری پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب آئین کو ریفر کریں گے تو آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لینا. پہلی بات تو یہ, آئین میں جو 233, 234 اور 235 یہ وہ پروویژن ہیں جو پاکستان میں ایمرجنسی سے ڈیل کرتی ہیں. اب میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ رانا ثناء اللہ کی بات بالکل نہ سنیں. آپ ابھی جا کے نیٹ کے اوپر, اپنے فون کے اوپر آرٹیکل 233, 34 اور 35 ایک دفعہ پڑھ لیں. آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں ایمرجنسی آ سکے. پاکستان میں الیکشن اگر انہوں نے روکنے ہیں اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ طریقہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں, ملک میں مارشل لاء لگ جائے گا. مارشل لاء لگا, جس طرح بلاول بھٹو دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مارشل لاء لگا کے ہم جو ہے یہ ہو جائے گا یا ایمرجنسی ہو جائے گی, وہ پھر علیحدہ صورتحال ہے. وہ پھر پاکستان کی قوم فیصلہ کرے گی کہ اس نے جمہوریت کے لیے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. لیکن مارشل لاء کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ نہیں ٹال سکتے, الیکشن پاکستان میں آپ نہیں ٹال سکتے. آج جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے قومی اسمبلی میں, اس ریزولوشن کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ مثلا پورا ہاؤس یہ کہہ رہا ہے, جو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے ان کے ایگزیکٹ ورڈ آپ کو زیادہ پتا ہوگے. اور دوسرا جو گورنمنٹ نے بل موو کیا ہوا ہے سو موٹو کے حوالے سے اور جوڈیشل ریفارمس کے حوالے سے, جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ نے روکا ہوا ہے یہ بل, اگر یہ 20 دن بعد بل آٹومیٹکلی دوبارہ پھر جاتا ہے تو کیا پی ٹی آئی اس میں فریق بننے جائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریزولوشن ہے, اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کا یہ صفحہ بھرا ہوا ہے, پچھلا صفحہ خالی ہے, وہ کام آ سکتا ہے. ریزولوشنوں سے نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ ختم ہوتے.
سپریم کورٹ کا اگر آپ نے فیصلہ ختم کرنا ہے اس کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2/3 میجورٹی سے ممبران کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں میں آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، جس سے آپ سپریم کورٹ کی کسی ججمنٹ کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ججمنٹ آئین کے تحت آرٹیکل 184 کے تحت دی جاتی ہے، اور 184 کے تحت دی گئی جو ججمنٹ ہے اس کو صرف آپ 2/3 میجورٹی سے ختم کر سکتے ہیں، باقی ہر صورت میں آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ جو بل لے کے آئے ہیں، یہ بل جو ہے یہ میلا فائڈے کے اوپر مبنی ہے، بدنیتی کے اوپر مبنی بل ہے، جس میں ایک پچھلی تاریخ سے نواز شریف کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ آپ کسی طریقے سے بحال ہو جائیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ پاکستان آنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے وہ پاکستانیوں کے پیسے واپس کریں، اس کے بعد وہ جہاں مرضی جائیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ تو نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو، وہ پیسے بھی سارے ہضم کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان آ کے وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب ان کا جھگڑا ہے۔ آپ پیسے واپس کریں اور اس کے بعد جو، اور مریم نواز نے بھی پاکستان کے پیسے دینے ہیں، نواز شریف نے بھی دینے ہیں، یہ دونوں اپنا اپنا اپارٹمنٹس بیچیں، پاکستانیوں کو پیسے واپس کریں اور جو مرضی کریں۔ چودھری صاحب حکومت کہہ رہی ہے کہ ون مین شو ہے اس وقت، اور پورا زور ان کا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب وزیر داخلہ بھی ہیں، وزیر دفاع بھی بن گئے ہیں، چیف الیکشن کمشنر بھی بن گئے ہیں، سب چیزیں خود بنے بیٹھے ہیں، لہٰذا ون مین شو ہے۔ یہ ون مین شو کی جنہوں نے راگ لاپا ہوا ہے، کیا یہ کسی اور ادارے کو بھی یہ میسج دے رہے ہیں ڈائریکٹ کہ ون مین شو آگے بھی بڑھ سکتا ہے، کسی اور ادارے کی طرف بھی یہ ہٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ تو اکیلے تو اپنے بینچ میں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ چیف جسٹس پاکستان کو منیمم 2 لوگ چاہیے اپنے بینچ میں، اور انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں ان کو انڈورس کیا ہے۔ ابھی 6 ججز نے ایک فیصلہ جو ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب کی ایک ججمنٹ کو جو ہے انہوں نے رد کیا ہے۔ 8 ججز جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے انہوں نے اپنی اوپینین جو ہے وہ دے دی ہے، باقی سارے جو ججز ہیں ان کی اپنی اوپینینز ہیں۔ اور دیکھیں، جو سپریم کورٹ ہے یہ کوئی بٹالین نہیں ہے یا ریجیمنٹ نہیں ہے، یہاں پہ ہر جج کی اپنی اپنی اوپینین ہی ہوتی ہے، اور دنیا میں اسی لیے یہ ایک فلیکسیبل سسٹم آتے ہیں، ان میں ایک لچک ہوتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں میں۔ لا ڈیولپ بھی ایسے ہوتا ہے جب مختلف سوچ کے لوگ جو ہیں اپنا اپنے رائے دیتے ہیں۔ یہ بٹالین نہیں ہے کہ جو کمانڈنگ افسر نے جو کہہ دیا سب نے اس طرف چل پڑنا ہے۔ یہ ججز سے توقع بھی ہے، امریکہ میں، یو کے میں، کہیں پہ بھی جو ججمنٹس ہیں وہ یونانیمس نہیں ہوتی، ان کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ اوپینینز ہوتی ہیں، لیکن ہم میجورٹی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور میجورٹی پہ ہم چلتے ہیں۔ واقعی یہ بتائیے گا کہ جتنے کیسز میں خان صاحب کے اوپر چل رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں بیل بھی ان کی ہو رہی ہے، ایکسٹینڈ بھی کیا جا رہا ہے، اور پارلیمنٹ کا بھی ہم نے دیکھا، سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہوا، تو کیا جو یہ حالیہ 10-15 دن کی ڈیولپمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہیں پہ نیوٹرل نظر آ رہی ہے کہ بالکل نیوٹرل ہو چکی ہے، کوئی عمل دخل نہیں کر رہی؟ دیکھیں، آرمی چیف نے ایک تقریر کی تھی کافی عرصہ پہلے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ کنسنسس سے آگے بڑھا جائے۔ ان کی اسپیچ کے بعد ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کو پریکٹیکل کیسے جو ہے وہ آگے بڑھایا جاتا ہے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں حکومت کو ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہماری تو یہ خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھے آپس میں، اور ہم لوگ ایک نیشنل الیکشن کی ڈیٹ طے کر لیں، ملک میں نیشنل الیکشن ہو جائے۔ لیکن مسئلہ تو یہ وہ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے، جھگڑا یہ ہے، جھگڑا صرف ایک ہے، وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں، یہ ممکن نہیں ہے، ہم اپنا یہ حق تو کبھی بھی فورگو نہیں کریں گے، ہمیں جتنا عرصہ لڑنا پڑے گا پھر ہم لڑیں گے۔ 12 مہینے سے ہم لڑ رہے ہیں، اگلے ہم 12 مہینے بھی ضیاء الحق کے خلاف پاکستان 11 سال لڑا تھا، باقی ملکوں میں جد و جہدیں سالوں پہ ہوتی ہیں، یہاں پہ بھی سالوں میں ہوتی ہیں۔ بتائیے گا کہ یہ جو سارا لڑائی ہو رہی ہے حکومتی سائڈ سے، تو الٹیمیٹلی آپ بلی کس کی دیکھ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کی ہوگی یا پوری کیبنٹ کی ہوگی یا پی ڈی ایم کی ہوگی؟ الٹیمیٹلی مجھے سب سے سجا ہوا بکرا تو وزیر اعظم ہی لگ رہے ہیں۔ جس طرح عمران نے سوال کیا، سوال تھا کہ نیوٹرل ادارے کی جانب سے کون سا ایسا جسچر ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب ادارہ جو ہے وہ واقعی نیوٹرل ہو گیا ہے اور آپ کی ڈیمانڈ کل پتہ چل جائے گا۔ ایک سوال پورا ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب بار بار 3 اشخاص میں سے ایک شخص جو حاضی سروس ہے ان کا نام بھی لیتے ہیں، اگر انہیں ہٹا دیا جاتا ہے تو آپ پازیٹیو جسچر سمجھیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، اب تو صورتحال سامنے آ جائے گی۔
कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, उस नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया तय कर देगा कि कौन किधर खड़ा है, और जो जिधर खड़ा होगा उसको पता चल जाएगा। थैंक यू। उनको मैं पता लग गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नजरिए से आइन समझता है 90 दिनों में हर हालत में मुंतखब लोगों को, आइन समझता है 90 दिनों में हर हालत में मुंतखब लोगों को आप जो है वो इख्तिदार दें। लिहाजा ये जो वज़रा बैठे हुए हैं, जो नामज़द हुए हैं, और बहुत सौ ने तो कहा जा रहा है कि वजारतें ख़रीदी हैं। पंजाब में तो बड़ा सिंपल एलिगेशन है वज़ीरों के ऊपर कि यहाँ पे तो वजारतें ख़रीदी गई हैं बाकायदा। ये लोग 22 अप्रैल के बाद कोई चेक साइन नहीं कर सकेंगे, ये लोग कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हुक्म जारी नहीं कर सकेंगे, और इसका मतलब ये होगा कि ये हुकूमतें स्टैंड स्टिल हो जाएंगी, और जो कोई करेगा वो अपने रिस्क के ऊपर करेगा। चौधरी एतजाज़ एहसन साहब जैसे जो जयद कानूनदान हैं, और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जजेस हैं, वो इसके ऊपर वाज़े हैं। वो कहते हैं कि अगर 22 अप्रैल के बाद किसी वज़ीर ने कोई कागज़ साइन किया, अपने ऑफिस गए, उन्होंने कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज की, तो वो अपने आप को आर्टिकल 6 को लायबल करेंगे। ये वो इतना ही बड़ा जुर्म करेंगे जितना मुल्क में मार्शल लॉ लगाना है। मार्शल लॉ लगाना सीधा सीधा आर्टिकल 6 है, और ये जो लोग हैं वो जो अगर वो जाके ये करेंगे वो भी सीधा सीधा आर्टिकल 6 को हिट करेंगे। सो आज मैंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस अरसाल करें, और नई निगरान हुकूमतों के लिए मुशावरत का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये हुकूमतें अप्रैल एंड के बाद दे विल सीज़ टू एग्जिस्ट, और पंजाब हुकूमत 22 अप्रैल के बाद दे विल सीज़ टू एग्जिस्ट। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज पार्लिमान ने एक मज़हका खेज़ करारदाद मंजूर की है। इस हफ्ते में अगर आप, मैं जो हमारे इस्लामाबाद में दोस्त हैं जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कम्प्रिहेंसिव चार्ट हमारे सामने लेके आएँ। इस हफ्ते में जो 10 सेशन या जितने 10 दिनों में जितने इजलास हुए, उनमें कितने अरकान असम्बली ने शिरकत की। कल के इजलास में 4 लोग शामिल थे, उससे पहले एक दिन इजलास हुआ उसमें 8 लोग शामिल थे। आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है ये आपके सामने है, वो 42 लोगों ने उसके ऊपर दस्तखत किए। ये जो ऐवान है ये 372 का ऐवान है। 372 में से 42 लोगों ने ये रेजोल्यूशन जो है वो पास की। अब आप मुझे बताइए ये जो के ऊपर करेगा, चौधरी एतजाज़ एहसन साहब जैसे जो जयद कानूनदान हैं, और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जजेस हैं, वो इसके ऊपर वाज़े हैं। वो कहते हैं कि अगर 22 अप्रैल के बाद किसी वज़ीर ने कोई कागज़ साइन किया, अपने ऑफिस गए, उन्होंने कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज की, तो वो अपने आप को आर्टिकल 6 को लायबल करेंगे। ये वो इतना ही बड़ा जुर्म करेंगे जितना मुल्क में मार्शल लॉ लगाना है। मार्शल लॉ लगाना सीधा सीधा आर्टिकल 6 है, और ये जो लोग हैं वो जो अगर वो जाके ये करेंगे वो भी सीधा सीधा आर्टिकल 6 को हिट करेंगे। सो आज मैंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस अरसाल करें, और नई निगरान हुकूमतों के लिए मुशावरत का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये हुकूमतें अप्रैल एंड के बाद दे विल सीज़ टू एग्जिस्ट, और पंजाब हुकूमत 22 अप्रैल के बाद दे विल सीज़ टू एग्जिस्ट। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज पार्लिमान ने एक मज़हका खेज़ करारदाद मंजूर की है। इस हफ्ते में अगर आप, मैं जो हमारे इस्लामाबाद में दोस्त हैं जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कम्प्रिहेंसिव चार्ट हमारे सामने लेके आएँ। इस हफ्ते में जो 10 सेशन या जितने 10 दिनों में जितने इजलास हुए, उनमें कितने अरकान असम्बली ने शिरकत की। कल के इजलास में 4 लोग शामिल थे, उससे पहले एक दिन इजलास हुआ उसमें 8 लोग शामिल थे। आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है ये आपके सामने है,
वो 42 लोगों ने उसके ऊपर दस्तखत किए। ये जो ऐवान है ये 372 का ऐवान है। 372 में से 42 लोगों ने ये रेजोल्यूशन जो है वो पास की। अब आप मुझे बताइए, ये जो 42 लोग हैं, इससे ये एक सीक्वेंस है, ये एक हमें बुनियादी तौर के ऊपर ये जो कर रही है हुकूमत, ये क्या कर रही है? हुकूमत बताना चाहती है जी हम आप सुप्रीम कोर्ट जो मर्ज़ी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम जो मर्ज़ी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं हैं। चूँकि हम जुल्म और जबर के साथ पाकिस्तान में हुकूमत कर सकते हैं, लिहाजा हम हुकूमत करते रहेंगे। बुनियादी झगड़ा तो हुकूमत से यही है हमारा, और तो कोई झगड़ा नहीं। अब देखिए इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर लॉ मिनिस्टर ने और अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया। उस एतराज़ के बाद ये कैबिनेट में लेके आए। कैबिनेट के अंदर इन्होंने एक जो है वो प्रोक्लेमेशन जारी की, एलामिया जारी किया। उस एलामिया में उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद करते हैं। आज से पहले कभी किसी कैबिनेट ने इस कदर गैर जिम्मेदाराना, इस कदर सिडिशियस और इस कदर अहमकाना एलामिया जारी नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान का आइन एक सेपरेशन ऑफ पावर्स की, यानी तकसीम इख्तियारात के फार्मूले के ऊपर कायम है। तकसीम इख्तियारात का फार्मूला क्या है? पार्लियामेंट का एक अपना इख्तियार है, एग्जीक्यूटिव का अपना इख्तियार है और अदलिया का अपना इख्तियार है। और तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे को के जो मामलात हैं उनमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। हमारे आइन का आर्टिकल 68 भी यही कहता है कि आप फ़ौज के ऊपर और जजेस के कंडक्ट के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। अच्छा, अब जब इन्होंने ये रेजोल्यूशन वहाँ पे एलामिया जारी किया, एलामिया के बाद मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा कि ये वुज़रा जिन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको मुस्तरद करते हैं, वो आर्टिकल 204, आर्टिकल 190 और आर्टिकल 2A पाकिस्तान के आइन की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं और इन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी में हुए हैं। तो हमने कहा कि जी आप हमें नाम दे दें कि कौन कौन से वज़ीर थे जो कि इस एलामिया जारी करने में शामिल थे। सारे वज़ीरों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम तो शामिल ही नहीं थे। जिन वज़ीरों से हमने उनके ऑफिस से रब्ता किया, उनसे पूछा कि भाईजान आपके नाम से एलामिया जारी हुआ है, आप हमें बताएं आपने ये एलामिया जारी किया है। और बिलावल भुट्टो के ऑफिस ने कहा जी वो तो उन्होंने तो मीटिंग अटेंड नहीं की। इसी तरह से जो शहरी रहमान है उन्होंने कहा हमने मीटिंग ही अटेंड नहीं की, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है एलामिया से। सो सारे वज़ीर भाग गए। फिर आज फ़ारूक हबीब ने सेक्रेटरी कैबिनेट को ये ख़त लिखा है और उनसे ये पूछा है कि जनाब आप बताइए कि उस वक़्त जो इजलास था उसमें कितने वज़रा शामिल हुए थे, ये एजेंडा जो है वो किस नंबर के ऊपर था, और आप हमें आके बताएं कि ये इसको साइन किसने किया था। इससे पहले इन्होंने क्या किया? इससे पहले ये नेशनल असम्बली में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने से 2 दिन पहले इन्होंने एक एलामिया और जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर अदम एतमाद किया है और हम बाइकआउट कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और चीफ जस्टिस साहब ने शुरू में ये कहा कि जनाब आप ज़रा अटॉर्नी जनरल साहब मैं तो खबरें पढ़ रहा हूँ आप बाइकआउट कर रहे हैं, तो आप कैसे अभी आर्गूमेंट करना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं बाइकआउट किया। और जो हुकूमत है उसने तरले मिन्नतें करके अपने आर्गूमेंट्स दोबारा सुप्रीम कोर्ट में किए। उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बारी आई, नून लीग के वकील थे अकरम शेख साहब, पीपल्स पार्टी के फ़ारूक नायक साहब और JUI के कामरान मुर्तज़ा, तीनों ने कहा कि जनाब हम आर्गूमेंट करना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ज़रा एलामिया अपना पढ़ लें जो जारी किया गया मीडिया को। इन सब ने वहाँ पे कहा जी ये मीडिया की मिस रिपोर्टिंग है, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, ये तो मीडिया कही जा रहा है, हमने तो नहीं बाइकआउट किया और हम तो जनाब ये प्रोसीडिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो उसके ऊपर कोर्ट ने कहा देखें आप लोगों ने एक बाकायदा एलामिया जारी किया है जो हर जगह छपा है,
या तो आप लोग वापस जाएं और अपने क्लाइंट से पूछें कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है या नहीं है, और अगर एतमाद है तो आप उसकी तरफ से आर्गूमेंट कर सकते हैं ना। अगर उसको एतमाद ही नहीं है तो आप ज़ाती हैसियत में आपका बड़ा हमारा एहतराम है तो, लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे तो फिर हम आपको कैसे सुनेंगे। और आज जो तकरीरें हो रही हैं कि जी हमें तो सुना नहीं गया और फलाने को नहीं सुना गया, बुनियादी तौर के ऊपर मुझे यूँ लगता है कि एक तो पूरी इसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि मरियम नवाज़ ने एक जाल बछाया है, जिस तरह से जरदारी साहब ने पहले एक जाल बछाया था जिसके ज़रिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कराया था। आज मरियम नवाज़ जरदारी की एक बहुत अच्छे शागिर्द होने का सबूत देते हुए अपने चचा को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए जाल बिछा रही हैं, और इनका ख्याल सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो तौहीन अदालत में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, 5 साल के लिए नाअहल भी हो जाएंगे, पार्टी भी वापस मरियम को मिल जाएगी और चीज़ें भी उनकी ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये उनका अपना मसला है। अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अगर समझ अकल है तो वो समझ जाएंगे, समझ अकल नहीं है तो वो नहीं समझेंगे। ये तो बहरहाल उनकी अपनी मसला है। हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान के आइन के ऊपर अमल होना लाजमी। मुझे बड़ी खुशी है कि कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है। मुझे उम्मीद है कि उसमें ये तीनों चीज़ों इन चीज़ों के मामलात के ऊपर भी डिस्कशन होगी, और ये बात जो वज़ीर आज़म जो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बावर कराई जाएगी इदारों की तरफ से कि देखिए साहब, पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के आइन से मुंसलिक हैं, पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के आइन का एहतराम करते हैं, और हमने पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का हलफ उठाया हुआ है। हमने किसी सियासी जमात के सियासी मुफादात को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का हलफ नहीं उठाया हुआ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 175 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के आइन की मुहाफ़िज़ है, और अगर आपको फ़ैसले से इख्तलाफ है तो उसका एक कानूनी तरीका ये है कि आप जाके नज़र षानी की अपील फ़ाइल नज़र षानी फ़ाइल कर देंगे, रिव्यू फ़ाइल कर देंगे, और इंतज़ार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या फ़ैसला कर सकती है। ये कहना कि बेंच 2 का हो या 6 का हो या 8 का हो या 10 का हो, फोरम शॉपिंग में नहीं कर सकता। एज अ क्लाइंट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती चीफ जस्टिस को कि आप लाजमन ये बेंच बनाएं और इसमें ये जज होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। और आज जिस तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस तरह से आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया है, आज 6ठा दिन है और मैं देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आइन पाकिस्तान सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड कर रहा है, और पूरी कौम जो है, रात को भी आपने देखा इमरान खान की एक अपील के ऊपर। लेकिन ये तहरीक इंसाफ का झगड़ा नहीं है, ये तो देखिए ये हर पाकिस्तानी का एक झगड़ा है, एक प्रेरोगेटिव है कि मुझे वो ये बेंच 2 हो या 4 हो या 6 हो, ये मेरा आपका प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि भाई असम्बली नहीं है, 90 दिनों में इलेक्शन होना चाहिए। 90 दिनों में नहीं होता तो चले हफ्ता आपने आगे कर दिया, वो भी गलत है। वैसे मेरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ है, 90 दिनों से भी आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हर दफ़ा